नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री पे। मैं डॉक्टर शिवम खंडेलवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके सामने एक नया वीडियो लेके लौटा हूँ। तो मैंने सोचा काफ़ी बैठे-बैठे कि एक नई सीरीज़ और मैं चालू करने की प्लान कर रहा हूँ। इसका नाम देंगे सर्जिकल सीरीज़, जिसमें मैं सभी तरह की छोटी-मोटी सर्जरीज़ जो हम करते हैं किसी भी जोड़ के लिए, किसी भी जॉइंट के लिए, किसी फ्रैक्चर के लिए, उसको बताऊँगा आपको कि किस तरह की सर्जरी होती है, कैसे इसके रिज़ल्ट होते हैं और क्या आप इसमें आपको परहेज़ करने होते हैं और क्या आप काम कब कौन से काम या कितना काम आप कब कर सकते हो और क्या-क्या परहेज़ आपको रखने होते हैं और क्या-क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। तो वो चीज़ें मैं इन सब में डिस्कस करूँगा। तो नई सीरीज़ चालू कर रहा हूँ एक सर्जिकल सीरीज़ के नाम से। तो चालू करते हैं, आज पहला वीडियो लेते हैं इसका। आज एक अनोखी सी सर्जरी मैं लेके आया हूँ जिसके लिए लोग कम ही बात करते हैं, डॉक्टर्स कम ही बात करते हैं और ईज़िली अवेलेबल भी नहीं होता इसका डाटा। तो आपको जान के बहुत फ़ायदा होगा इस सर्जरी से कि क्या होती है और अगर फ्यूचर में आप करवाते हैं, आपको एडवाइस की जाती है तो आप करने में भी डरेंगे नहीं इस सर्जरी को। तो आज की सर्जरी का नाम रहेगा, जो पहली सर्जरी रहेगी हमारी सीरीज़ की, वो रहेगी एंकल आर्थोडेसिस। क्या होता है, क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, रिजल्ट्स कैसे होते हैं, कितना आपको आराम मिलता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में आज के। सबसे पहले हम चालू करते हैं कि इंडिकेशंस क्या होते हैं, कहाँ-कहाँ इस सर्जरी की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। तो जैसे सबसे पहले तो गठिया हुआ हो टखने का, टखना एंकल आपको बता रखा है, ये मॉडल है मेरे सामने और ये एंकल जॉइंट होता है हमारा, ठीक है। टिबिया की हड्डी और नीचे जो हमारी टेलस की हड्डी होती है मिलके एंकल जॉइंट बनाती है। तो ये एंकल देख लीजिए आपने, इस साइड आपको दर्द हो सकता है, यहाँ पे इस तरफ पीछे के पोर्शन में और आगे की तरफ पोर्शन में टखने की साइड आपको दर्द हो रहा है तो, और उम्र आपकी थोड़ा ज़्यादा है जैसे 60-70 साल, तो ये प्रॉबेबली गठिया के कारण होता होगा, जिसको हम एंकल आर्थराइटिस कहते हैं। एंकल आर्थराइटिस क्या है, क्या इसके सॉल्यूशन होते हैं, क्या इसका इलाज होता है, कैसे इसको ट्रीट करते हैं, ये किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज़रूर। केवल आज सर्जरी पर ही हम सीमित रहेंगे। तो एंकल आर्थराइटिस में ये सर्जरी की जाती है, सीवियर एंकल आर्थराइटिस हो, ऐसे फ्रैक्चर हो सीवियर टिबिया वगैरह के नीचे इस ऊपर वाली हड्डी के जो कंस्ट्रक्ट ना हो सके, जिसमें प्लेट वगैरह रखना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए भी जगह भी हम जोड़ बदल सकते हैं। नीचे वाले एक टेलस की हड्डी होती है, वो भी अगर टूटी फूटी हो तो उसकी जगह भी हम जोड़ बदल सकते हैं। और भी काफ़ी सारे इंडिकेशंस हैं, जैसे एंकल इंस्टेबिलिटी है, यानी कि यहाँ के जो लिगामेंट होते हैं टखने के, वो टूट गए हैं, फट गए हैं, उनको रिकन्स्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए भी हम जोड़ अपना बदल देते हैं। और भी काफ़ी सारे इंडिकेशन हो सकते हैं, पर मेन इंडिकेशंस जहाँ पे सर्जरी की जाती है वो यही है। आते हैं लक्षण पे। लक्षण क्या रहते हैं? लक्षण मैं बात करूँगा बेशक कि नॉर्मल किसी भी टखने कंडीशन में जहाँ सर्जरी की जाती है उससे पहले क्या लक्षण देखने को मिलेंगे हमें। सूजन आएगी, दर्द रहेगा, मूवमेंट जो है कम हो जाएंगे, चलने में दिक्कत आएगी, वजन डालने में दिक्कत आएगी टखने पे, तो ये इसके सिम्टम यानी कि लक्षण रह सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं जो आप जिसके लिए आप वेट करोगे, वेट करते हो आपको जानने के लिए कि कौन सी सर्जरी होती है, क्या किया जाता है, सर्जरी पे बात करते हैं। तो एंकल आर्थरोडिसिस क्या होता है, एंकल आर्थरोडिसिस कैसे किया जाता है, किस क्या क्या तरीके हैं इसके करने के और क्या इसके रिजल्ट्स रहते हैं। तो एंकल आर्थरोडिसिस अगर आप आसान भाषा में समझाऊँ तो ये जो हमारा टखने का जोड़ होता है, एंकल का जोड़ होता है, इसको हम फ्यूज़ कर देते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं एक तरीके से। क्यों? जैसे एंकल आर्थराइटिस होता है कार्टिलेज घिसने की वजह से, तो दो हड्डियाँ आपस में चिपक दो हड्डियाँ आपस में भिड़ने लगती है, तो हम इसको परमानेंटली फ्यूज़ कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। जैसे होता है ना आसान भाषा में गोंद की तरह जैसे चिपका देना किसी दो चीज़ को, उस तरीके का फॉर्मेट इसमें होता है, लिया जाता है उस तरह का प्रिंसिपल। तो दो जोड़ को हम फ्यूज़ कर देते हैं, साथ में चिपका देते हैं ताकि आपको चलने में कोई दिक्कत ना आए, आप चल सकें। बाद में मूवमेंट्स ज़रूर कम हो जाएंगी, मूवमेंट्स का कोई रोल रहता नहीं है फिर जब एक बार जॉइंट फ्यूज़ हो गया। नीचे वाले जॉइंट तो चलते रहेंगे आपके, ऊपर वाला जॉइंट फ्यूज़ हो जाएगा। तो ये हम इसको आर्थरोडिस कर सकते हैं। अलग अलग जॉइंट का आर्थरोडिसिस का अलग अलग, फ्यूजन का अलग अलग होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज टेलो टीबियो टेलो कैल्किन टीटीसी नेल फ्यूजन। एक अलग तरह की नेल है जिससे ये चीज़ आसान हो गई है, जिसको बोलते हैं टीबियो टेलर कैल्किनियल नेल, है ना, जो दो जॉइंट में जाती है, उसके स्क्रूज भी उसी हिसाब से लगते हैं। तो टीटीसी नेल पे भी बात करेंगे आज। पहला चीज़ मैंने आपको बता दिया एंकल आर्थरोडिसिस क्या होता है, आप समझ गए होंगे आई होप कि जॉइंट एंकल का फ्यूजन कर रहे हैं उसको एंकल आर्थरोडिसिस हम कहते हैं। तरीके में मैंने बताया, एक टीटीसी नेल आती है, तो नेल से भी हो सकता है, प्लेट से भी हो सकता है, स्क्रू से भी हो सकता है, काफ़ी सारे तरीके हैं हमारे पास करने के इसको। तो सभी तरह के अपने अपनी जगह सही हैं, पर अपन जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज़ तरीका है वो आजकल नेल का है, जिस नेल को डाल के हम फ्यूज़ कर सकते हैं। सिंपल चीज़ होती है, एक बार मैं समझाऊँगा कि ऊपर वाली हड्डी से
नीचे वाली हड्डी टेलस और कैल्केनियम तक, नीचे वाली हड्डी तक, जो टखने की नीचे वाली हड्डी होती है वहाँ तक ये नेल जाती है, इसलिए इसका नाम टीटीसी नेल है। जिस हड्डी को ये पास करती है उस हिसाब से इसका नामकरण किया गया है टीटीसी नेल। ठीक है, आपका आई होप समझ में आ गया होगा टीटीसी नेल क्या होती है। स्क्रू वगैरह भी उस हिसाब से ऊपर टीविया में जाते हैं, नीचे दोनों हड्डी में भी स्क्रू उसके जाते हैं और वो लॉक हो जाती है। अब क्या रहता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि ये फ्यूज़ होने के बाद जो बताई दिया मैंने आपको, जॉइंट फ्यूज़ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे जो दो जॉइंट वन फ्यूज़ करें वहाँ भी हड्डी बन जाती है, तो ये जॉइंट फिर परमानेंटली फ्यूज़ हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा एंकल आर्थ्रोडिसिस क्या होता है। नीचे के जॉइंट का भी करते हैं, वो कभी और डिस्कस करेंगे। सबटेलर आर्थ्रोडिसिस भी होता है, ठीक है, और काफ़ी सारे जॉइंट आर्थ्रोडिसिस होते हैं, लेकिन मेन हम आज बात कर रहे थे टखने के जॉइंट फ्यूजन पे, एंकल आर्थ्रोडिसिस पे। आई होप समझ में आ गया होगा एंकल आर्थ्रोडिसिस आसान वर्षन में क्या होता है। तरीके मैंने आपको बता दिए, नेल जो रॉड आसान वर्षन बोलते हैं, प्लेट, स्क्रू, साथ में बोन ग्राफ्ट भी हम चाहें तो बॉडी से लेकर इसमें लगा सकते हैं और इसमें हड्डी बन जाती है। नॉर्मली दिक्कत ये आती है, पेशेंट आता है पूछता है सर ये तो ठीक है, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जॉइंट फ्यूज कर दिया, पर क्या मैं अपने सारे काम कर पाऊँगा पहले की तरह? क्या जॉइंट के मूवमेंट मेरे हो पाएंगे? क्या मैं पहले की तरह चल पाऊँगा? क्या मैं पहले की तरह वजन डाल पाऊँगा? ये सारे क्वेश्चंस उस पेशेंट के मन में रहते हैं। आप रॉड डाल रहे हो, कब निकालनी होगी रॉड, निकालने की ज़रूरत भी है क्या? उसके अलावा रॉड को दिक्कत करेगी क्या? क्या अगर हड्डी नहीं बनेगी तो? ये सारे क्वेश्चंस में एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसके आंसर्स, कि जितने भी डाउट ये सब पेशेंट के रहते हैं तो उसको एक आसान भाषा में समझा पाऊँगा कि जो भी हम कर रहे हैं, ये जो सर्जरी है मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि ये एक तरह से गुड सर्जरी है, सक्सेसफुल सर्जरी है। फेलियर्स इसमें काफ़ी कम देखने को हमें मिलते हैं, तो आप करवाना इसको बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दर्द सहना, सूजन आ रही बार बार, टखने की दिक्कतों को सहना। करवाना मैं एडवाइस करता हूँ, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, अगर कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है इलाज का तो इसको आपको करवाना चाहिए। बात करते हैं कि इसमें रॉड डालेंगे बेशक, और हाँ कितना इसमें चल सकते हो, कब, कितने टाइम बाद, तो 1.5 से 2.5 महीने हड्डी बनने में आप लग जाते हैं। तब तक हम वज़न नहीं दिलवाते इस पर, उसके बाद हम वज़न दिलवाना इस पर चालू करते हैं। मूवमेंट्स कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो मूवमेंट्स तो नहीं कर पाएंगे, जॉइंट तो फ्यूज़ हो चुका है तो आपके पहले वाले मूवमेंट्स नहीं होंगे, उसके नीचे उसके ऊपर वाले जोड़ पे मूवमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उस जोड़ पे मूवमेंट आपके नहीं रहेंगे, बाकी सारी काम आप कर पाओगे, वो उन सब काम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या होगा अगर स्क्रू टूट जाए, रॉड निकल जाए? ये फेलियर्स हैं, यही दिक्कतें होती कि इन्फेक्शन भी हो सकता है बाद में चल के, या फिर स्क्रू भी टूट सकता है, हड्डी नहीं जुड़ती, वो तो मोस्टली हड्डी नहीं जुड़ती तो भी स्क्रू टूट जाते हैं, उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रेयर ये चीज़ें होती हैं। रॉड निकल जाए, हो भी सकता है, स्क्रू भी मैंने बताया निकल सकते हैं, टूट सकते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं। इन्फेक्शन भी हो सकता है, काफ़ी कम होता है लेकिन रेयर चीज़ है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, एक गुड सर्जरी है, सक्सेसफुल सर्जरी है तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। आपके 1.5 से 2.5 महीने तक ये चीज़ें बनने में लग जाती है, तब तक आप करवट वगैरह ले पाओगे बिस्तर पे, बाकी सारे काम आप वॉकर से चाहो तो कर सकते हो बिना वजन डाले, और 1.5 से 2.5 महीने बाद हम आपको प्रॉपर थोड़ा वजन देके और फिर ज़्यादा वजन देके चालू करना स्टार्ट करते हैं। परहेज़ क्या करने पड़ते हैं? परहेज़ में आपको मैंने बताया, वजन नहीं डालना तो डॉक्टर की बात सुनिए और वजन मत डालिए, ठीक है। और परहेज़ क्या करने पड़ेंगे? बाकी भारी सामान नहीं उठाना 6 महीने तक, 6-7 महीने तक तो भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना। सीढ़ी चलना थोड़ा अवॉइड करें इस केस पे, जब प्रॉपर हड्डी बन जाएगी तो हम बताएंगे आपको सीढ़ियाँ कब चढ़ना है, सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करें। और नीचे भी इनिशियली ना बैठें, उखड़ू ना बैठें, बेहतर है कुर्सी पे लेके बैठिए। तो कुछ परहेज़ हमेशा मैं आपको बताता हूँ रखने हैं। खाने पीने में वही सभी चीज़ें खानी है आपको सर्जरी के बाद, जो हर सर्जरी के बाद मैंने आपको बताया है कि सफ़ेद दिखने वाली सारी चीज़ें खाइए, पनीर, दूध, दही, है ना। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके हिसाब से डाइट लीजिए। तो ये थे परहेज़ और रिजल्ट्स जो एंकल आर्थ्रोसिस के मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको समझ में आ गई होंगे, और ये भी बता दिया मैं इसके रिज़ल्ट कैसे होते हैं, किस तरह की सर्जरी होती है, क्या होती है, क्यों की जाती है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। और किस रिजल्ट रहते हैं वो सब अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये मेरी सर्जिकल चीज़ की पहली सर्जरी थी। आई होप आप क्लियर हो गया होगा सब कुछ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए ज़्यादा लोगों में ताकि उनको भी इन सब चीज़ों का पता लग पाए। एंकल आर्थ्रोसिस जैसी जो सर्जरीज़ हैं और आगे जो मैं लेने वाला हूँ कुछ सर्जरीज, उन चीज़ों में लोग कम खुल के बात कर पाते हैं, कम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं इस पर खुल के बात करने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें रहती है। तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।